अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के। मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी हमारा AHN का अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सेमेस्टर 3 का फाइनल का यूनिट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। बाय द एंड ऑफ दिस सेशंस लर्नर्स विल बी एबल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, discuss the function in supporting ligaments and pelvic floor muscles in maintaining the position of the pelvic organs, discuss the alterations in estrogen and progesterone levels as a cause of dysfunctional menstrual cycle, discuss the cause, pathophysiology, manifestations of the following female reproductive disorders, discuss the diagnostic, medical and surgical management of the below mentioned disorders, apply nursing process including assessment, planning, implementation and evaluation of care provided to the clients with reproductive disorders, develop a teaching plan for a client experiencing disorders of the reproductive system। कौन कौन से डिसऑर्डर है हमारे पास? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेनोपॉज, एंडोमेट्रियोसिस, pelvic inflammatory disease also known as PID, uterine proclase, cystocele, rectocele, fistula, infertility, ectopic pregnancy, abortion, hereditary formol, ovarian cyst, ovarian tumor and cancer, uterine tumor, fibroids एंड लास्ट है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर। सबसे पहले हम ये देखते हैं फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी कि ओवा एग की फॉर्मेशन करवाना, रिसेप्शन एंड स्पर्मेटोजोआ, रिसेप्शन करता है, स्पर्म्स को रिसीव करता है, प्रोविजन ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट, प्रोविजन होता है किसके कि एक सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए यूट्रस में ताकि फीटस की डेवलपमेंट हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके, पैचुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ, ये भी एक फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो कि कंप्लीट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी को अर्ली लाइफ, ठीक है, स्टार्टिंग लाइफ से बेबी को क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें जिसको हम कलेक्टिवली कॉल कहते हैं वल्वा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम कलेक्टिवली वल्वा कहते हैं, जो कि कंसिस्ट होती है कुछ मेजर पार्ट्स पे, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वजाइनल ओरिफिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स। इंटरनल जेनिटेलिया की बात करें, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पेल्विक कैविटी में होते हैं, जिसमें द वजाइना, यूट्रस, दो यूट्राइन ट्यूब्स जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। वजाइना, वजाइना क्या है? एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइन है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। ये रन्स करती है, यानी कि ये ऑब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों एंगल पे होती है, 45 डिग्री के एंगल पे होती है, ब्लैडर के दरमियान होती है, रेक्टम के इन फ्रंट ऑफ होती है और बिहाइंड द एनस प्रेजेंट होती है। फंक्शंस ऑफ वजाइना की बात करें तो वजाइना एक ऐसा रिसेप्टेबल का काम करती है कि पेनिस को रिसीव करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान एंड प्रोवाइड करती है इलास्टिसिटी, एक इलास्टिसिटी होती है इसके पैसेजवे में जहाँ से बेबी ने चाइल्ड बर्थ होना होता है, बेबी ने पास आउट होना होता है, वो भी हमारे पास वजाइना का फंक्शन प्रेजेंट है। फिर हम देखते हैं यूट्रस क्या है। यूट्रस एक होलो मस्कुलर पेयर शेप ऑर्गन है, फ्लैटेंड होता है और एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड पे होता है। ये आपके पेल्विक कैविटी में होता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? रिसीव्स, क्या रिसीव करता है? ओवा को रिसीव करता है, रिटेन्स, उसको रिटेन करता है। अगर वहाँ पे स्पर्म्स मिल जाते हैं ओवा को तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, अदरवाइज वो एंडोमेट्रियम को शेड आउट करके वो मेंसेस वाली साइकिल दोबारा हो जाएगी। नरिश करता है फर्टिलाइज एग को, यानी कि उसको एम्ब्रियो बनाता है और उसके बाद जाइगोट, फिर उसके बाद मजीद फीटस की डेवलपमेंट होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें यूट्रस के तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम जिसको हम आउटर सिरस मेम्ब्रेन कहते हैं, मायोमेट्रियम जिसको हम मिडल लेयर कहते हैं, एंडोमेट्रियम जिसको हम इनर मस्कुलर लाइनिंग कहते हैं। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस हमारे पास क्या है? 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी, सर्विस। फंडस जो है इसका डोम शेप पार्ट होता है यूट्रस का, ओपनिंग होती है जहाँ पे यूट्राइन ट्यूब्स की वहाँ पे प्रेजेंट होता है। बॉडी क्या है? मेन पार्ट है, नैरोएस्ट इंफीरियरली होता है इंटरनली और ये कंटिन्यूसली सर्विक्स के साथ ज्वाइन होता है। सर्विक्स क्या है? जो यूट्रस की नेक होती है जो कि प्रोड्यूस करती है थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना, जो कि एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना के जरिए क्या करवाती है? यहाँ पे प्रोट्रूड्स करवाती है, ओपनिंग होती है इसकी और एक्सटर्नल भी इसकी ओपनिंग होती है।
यूट्राइन ट्यूब की अगर बात करें, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है बिटवीन द बॉडी ऑफ द फंडस, बॉडी और फंडस के दरमियान। ईच ट्यूब हैज़ फिंगर लाइक, दोनों में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये हमारे पास क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसकी एंड साइड है। ये भी हमारे पास ये कम्प्लीटली फेलोपियन ट्यूब है, ये हमारे पास बीच में बॉडी आ गई है और ये भी हमारे पास क्या है, फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है, यूट्राइन ट्यूब प्रोपेल करती है ओवम को, यानी कि फेलोपियन ट्यूब ओवम को प्रोपेल करती है ओवरीज में, यानी कि यूट्रस में पेरिस्टाल्स करती है, ताकि सिलियरी मूवमेंट के जरिए, ताकि मजीद वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके। जो सिक्रीशंस होती है यूट्राइन ट्यूब की, वो क्या करती हैं, ओवम और स्पर्म्स को नरिश करती हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है ओवम की, वो यूजुअली टेक प्लेस कहाँ पे होती है, यूट्राइन ट्यूब में होती है। जैसे जाइगोट जो है वो प्रोपेल आउट हो जाता है यूट्रस में, ताकि मजीद उसकी इम्प्लांटेशन या उसकी डेवलपमेंट हो सके। फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। फाइब्रस कैप्सूल एक टूनिका एल्बुजिनिया, ये इसकी लेयर होती है। आउटर कॉर्टेक्स जो है, इसके अंदर गैमेट्स डेवलप होते हैं, oocytes को डेवलप होते हैं फॉलिकल्स के साथ। इनर मेड्यूला जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज और उसके अंदर लार्जेस्ट वेसल्स एंड नर्व प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया गया है ओवरी का, कि किस तरीके से ओवरी होती है और क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, वो भी बता दिया। कौन कौन सी लेयर होती है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। ओवेरियन साइकिल की बात करें, फॉलिकुलर फेस होता है हमारे पास, ओव्यूलेशन फेस एंड ल्यूटियल फेस। फॉलिकुलर फेस में यानी कि बिफोर रिलीज ऑफ द एग रिलीज होने से पहले ये जो है वो फर्स्ट टू 14 डेज होती है और उसमें चेंज भी आता रहता है। एक डेवलप होता है जब फॉलिकल में, तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रोथ करवाते हैं फॉलिकल्स की, और ज़्यादातर फॉलिकल्स जो है वो ओनली वन मेच्योर यानी कि कुछ डाइज हो जाते हैं, और जो मेच्योर होते हैं वो ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करवाता है, और क्या रिलीज होता है वहाँ से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका जो कि FSH की लेवल को कम कर देता है। ओवुलेशन की बात करें, यानी कि एग का रिलीज होना, एग रिलीज होता है फॉलिकल से LH सर्च के जरिए। एग जो है एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकता है, पिकअप बाय फिमरिया, फिमरिया के जरिए इसको पिक किया जाता है फेलोपियन ट्यूब से। ल्यूटियल फेज की बात करें, यानी कि आफ्टर एग रिलीज, अब एग रिलीज हो गया उसके बाद का क्या है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है, जो कि 14 डेज का होता है, मोर कॉन्स्टेंटली होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक्सप्लोडेड फॉलिकल को डेवलप कर देता है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या स्टिमुलेट करता है यूट्रस को, कि वो बेबी के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाए। इफ नो प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट इनटू कॉर्पस एल्बिकस एंड डिक्लाइन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर देता है कॉर्पस एल्बिकन्स को, और तमाम यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को डिक्लाइन कर देता है। डिक्लाइन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन स्टिमुलेट मोर FSH एंड LH। जब वो डिक्लाइन हो जाते हैं तो वो FSH एंड LH को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है टाइम 1 साइकिल का, क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन हमारे पास, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन हमारे पास कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ल्यूटियल फेज कैसा होता है, फॉलिकुलर फेज कैसा होता है, ये जस्ट आपको बताने के लिए ग्राफ है, इतना ज़्यादा नीडी आपके लिए नहीं है। फिर यहाँ पे फ्रेसिस बताया ओवेरियन साइकिल का, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन लेवल्स follicular strong during the ovarian cycle, ovarian hormones level, endometrial changes during the uterine cycle, phases of the uterine cycle, ठीक है। फॉलिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, ओवुलेशन कैसे होती है, कॉर्पस ल्यूटियम किस तरह बनता है, मेच्योर कैसे होता है, कॉर्पस एल्बिगना कैसे बनता है, ये तमाम चीज़ें हमें इसी में आएंगी। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमें दिया है वो है टाइम अप्रोक्सीमेटेड के फेस कितना है, मेंस्ट्रुअल और फॉलिकुलर में, ओवुलेशन में, ल्यूटियल में, प्री मेंस्ट्रुअल में। ओवरी में क्या है, डिजेनरेटिंग जब हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम तो फॉलिकुलर की डेवलपमेंट करवा रहा है, यानी कि ग्रोथ हो रही है, मैचुरेशन हो रही है फॉलिकल्स की। ओवुलेशन में ओवुलेशन हो रहा है, ल्यूटियल में कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव हो जाता है, और प्री मेंस्ट्रुअल में डिग्रेसिव हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। इसी तरीके से एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है वो लो हो जाता है, और उसके बाद फॉलिकुलर जो है वो बढ़ जाता है, ओवुलेशन ज़्यादा हाई पीक पे चला जाता है, ल्यूटियल जो है वो डिक्लाइन कर देता है, सेकेंडरी लाइन होती है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादातर आपके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरीज। ओवरीज क्या है, फीमेल गोनेट्स कहते हैं इनको। ये क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन को ये रिलीज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, ओवरीज के 2 लेयर होती है, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। मेड्यूला जो है वो सेंटर में होती है, जिसको हम फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती है, जहाँ कॉर्टेक्स जो है वो मेड्यूला के सराउंड्स होती है,
और इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू का एक वर्क होता है ये स्ट्रोमा होती है एंड जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड होती है। इसमें ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में, मेच्योरिटी में, ईच ऑफ एन दोनों क्या करते हैं ओवम को कंटेन करते हैं। जब चाइल्ड बेयरिंग एज होती है यानी कि तो उसके बारे में बताया गया है कि 28 डेज, तो वहाँ पे कोई ओवेरियन फॉलिकल वन और मोर फॉलिकल यानी कि बहुत सारे होते हैं ग्रेफिन फॉलिकल मेच्योर्स होते हैं। तो रप्चर एंड रिलीज इट्स ओवम, तो ये क्या करता है उसको रप्चर कर देता है, रिलीज करता है ओवम को पेरिटोनियल कैविटी में। इसको कम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये जो है वो मोस्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। फॉलोइंग ओवुलेशन जो होता है यानी कि फॉलिकल का डेवलप रप्चर हो जाना, डेवलप होने से पहले कॉर्पस ल्यूटियम में यानी कि येलो बॉडी, और वो जो है वो टर्न हो जाती है स्मॉल परमानेंट स्कार्स में फाइब्रस टिश्यू के, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकस भी कहते हैं। इसकी मीनिंग होती है वाइट बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर हम ओवरीज के फंक्शन की बात करें, द ओवरी इज द ऑर्गन विच द फीमेल गैमेट्स आर स्टोर्ड एंड डेवलप प्रायर टू द ओव्यूलेशन। ओवरीज में क्या होता है, ओवरीज का एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे फीमेल गैमेट्स जो है वो स्टोर होते हैं और फिर वहाँ पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देयर मैच्योरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनकी जो मैच्योरेशन होती है इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हार्मोन को रिलीज करता है, which releases gonadotropins हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड ल्यूटनाइजिंग हार्मोन एलएच। ये इन दोनों का काम क्या होता है, ओवरी से रिलीज होते हैं हार्मोन, और दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स हैं। ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस क्या करता है, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, एफएसएच एंड एलएच। उसके बाद ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास होता है एफएसएच, और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन होता है हमारे पास एलएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या करता है, ओवरियन फॉलिकल पे एक्ट करता है, एस्ट्रोजन का काम करता है, और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन का काम करता है। Follicle stimulating hormone FSH, which promotes the maturation of ovarian follicles and the secretions of estrogen leading to ovulation. FSH is therefore predominantly active in the first half of the cycle. Its secretion is suppressed once ovulation has taken place to prevent other follicles maturation during the current cycle. FSH क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स की मेचुरेशन करवाता है, उसको प्रोमोट करता है, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है, ओवुलेशन को लीड करता है। और एफएसएच जो है प्रीडोमिनेंटली एक्टिव हो जाता है जब हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि हाफ साइकिल हो जाती है तब ये कंप्लीट होता है। इसकी जो सिक्रेशन होती है वो ओवुलेशन को एक दफा सप्रेस कर देती है, वहां पे अपनी जगह लेती है, और ये फॉलिकल मैच्योरेशन मैच्योरिंग को ड्यूरिंग द करंट साइकिल उससे बचा रहा होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, विच ट्राइगर्स ओवुलेशन, जो कि ओवुलेशन पर ट्राइगर्स करती है, स्टिमुलेट करती है कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट को, और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है। अब हम फंक्शन देखते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है। एस्ट्रोजन क्या करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, प्यूबर्टी के वक्त डेवलप होता है, स्टिमुलेट करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, थिकनिंग करवाता है यूट्राइन लाइनिंग की। कब, जब पॉलीफ्रेट फेज स्टार्ट होता है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ट्राइगर स्टेज पे लेके जाता है, मिड साइकिल में, हाफ साइकिल में ओवुलेशन को स्टिमुलेट करवाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करवाता है एफएसएच की और एलएच की, जब हाफ साइकिल इसकी हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन क्या करवाता है, स्टिमुलेट एंड सपोर्ट देता है थिकनिंग, जब इंक्रीज होती है ग्लैंडुलर डेवलपमेंट, इंक्रीज होती है यूट्राइन लाइनिंग में सेक्रेटरी फेज में, तो उसको स्टिमुलेट करवाता है। एस्ट्रोजन के साथ ये इनहिबिट करता है एफएसएच और एलएच के सिक्रेशंस को, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी हाफ ऑफ द साइकिल से। अब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर अगर हम देखें, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या है, इसके अंदर आ जाता है एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, एमेनोरिया हो जाना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ना, डिस्मेनोरिया हो जाना, प्रीमेच्योर मेनोपॉज यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो पहले से ही, प्रीमेच्योर सिंड्रोम यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होती है, एबनॉर्मली तौर पे यूट्राइन ब्लीडिंग एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हार्मोनल कंट्रोल जो है वो खुद पे चेंज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के दरमियान। तो फिर क्या होता है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है प्रीवियसली, इसको हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी कहते हैं। पॉलीमेनोरिया होता है, इसमें मेट्रोरेजिया होता है, मेनोरेजिया होता है, मेनोमेट्रीजिया होता है, ओलिगोमेनोरिया होता है, एमेनोरिया होता है। पॉलीमेनोरिया की अगर बात करें, इसका मतलब होता है अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली फ्यूअर देन 21 डेज अपार्ट, ज्यादा प्रोडक्शन होना यानी कि कुछ ही दिन में ज्यादा से ज्यादा मेंसेस का आना। और मेट्रोरेजिया क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है। मेट्रोरेजिया में क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है कि जब रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उन्हीं के दरमियान वजाइनल ब्लीडिंग होती है। मेनोरेजिया क्या होती है, इसके अंदर प्रोलॉन्ग एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है रेगुलर मेंस्ट्रुएशन के दरमियान। और मेनोमेट्रोरेजिया क्या होता है, इसके अंदर मोल ब्लड लॉस हो जाता है आपकी बॉडी से फ्रीक्वेंटली, बार बार इरेगुलर मेंसेस का आना।
ओलिगोमेनोरेजिया क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, अक्सरी तौर पे अकम्पेंड होता है कि इर्रेगुलर साइकिल होती है या लॉन्ग इंटरवल हो जाता है। एमेनोरिया क्या हो जाता है? एमेनोरिया में ये होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, बिल्कुल एब्सेंस हो जाते हैं, नहीं आते मेंसेस फीमेल्स को, ठीक है? ये हमारे पास साइकिल दिया है कि नॉर्मल में कितना होता है। नॉर्मल में देखो कि आप जो है वीक्स में दरमियान में कितना है, मेनोरेजिया में कितना है, हाइपोमेनोरिया में कितना है, हाइपो में कम हो जाना, पॉलीमेनोरिया में थोड़ा ज्यादा हो रही है, 4 टाइम्स हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। ओलिगोमेनोरिया में आए या नहीं, या एक दफा आया दूसरी दफा नहीं। मेट्रोरेजिया में कितना होता है कि कम ज्यादा बार बार हो रहा है। मेनोमेट्रोरेजिया एक दफा बहुत ज्यादा, एक दफा बहुत कम, और फिर बहुत ज्यादा, मतलब कि ये हमें साइकिल बता रहा है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, जो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है वो रिमेंस क्या होता है, हाई हो जाता है, और ये नॉर्मली जो मतलब कि एक फर्टिलाइज होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता। जब लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि अक्सरी तौर पे इसके नॉर्मल होने के बाद ये होता है कि एक जो है जब रिलीज होता है तो वो फर्टिलाइज नहीं होता। हाई एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता, प्रोजेस्टेरोन की लेवल को भी मेंटेन नहीं रखता, और सच केसेस में क्या होता है, कोई एक रिलीज नहीं होता। यूट्रस की लाइनिंग में तो जो एंडोमेट्रियम इसकी लाइनिंग होती है वो कंटिन्यूसली थिक होती जाती है, और जब मेंसेस होते हैं, अगर यूट्रस की लाइनिंग जब थिक होती है और उसको वहां पे स्पर्म्स नहीं मिलते प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो वो क्या होती है, शेड हो जाती है, जिसकी वजह से मेंसेस आते हैं, और ये मजीद थिक हो जाती है जब मेंसेस नहीं होते। तो ये जो है ब्रेकडाउन की कब होती है, जब नॉर्मली मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरमियान। जो एबनॉर्मल इसकी थिकनिंग होती है, इसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी साइज और सेल इंक्रीज हो जाते हैं। क्रिटिकली अगर देखें, जो थिकनिंग लाइनिंग होती है ये शेड हो जाती है इनकम्प्लीटली एंड इरेगुलरली, तो ये ब्लीडिंग कॉज करवाती है। ब्लीडिंग जो है वो इरेगुलर भी हो सकती है, प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, और समटाइम हैवी भी होती है, जिसको हम नाम देते हैं मेंसेस या मेंस्ट्रुअल पीरियड का। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, मेडिकेशन में हम क्या देंगे, ब्लीडिंग कैन बी कंट्रोल यूजिंग ड्रग, ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है ड्रग्स का यूज करते हुए, विच में बी हार्मोन्स और नॉट हार्मोन्स में भी हो सकती है कमी, इसमें या नहीं भी हो सकती, जैसे कि ड्रग्स दैट आर नॉट हार्मोन्स, जो कि हार्मोनल थेरेपी ना हो, ऑफन यूज फर्स्ट, उनको हमें सबसे पहले यूज करना चाहिए, स्पेशली इन यंगर वुमेन में, क्योंकि ये फ्यूअर साइड इफेक्ट्स की वजह से होती है, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गई। उसके बाद आ जाता है ट्रांएक्सामिक एसिड, ये क्या है, एंटी फाइब्रोनाइलेटिक एजेंट है। व्हेन द यूट्राइन लाइनिंग इज थिक, जब यूट्राइन की लाइनिंग थिक हो जाती है बट इट सेल आर नॉर्मल, लेकिन उसके सेल्स जो है वो नॉर्मल होते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, हार्मोनल थेरेपी हम यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ऑफन अ बर्थ कंट्रोल पिल दैट कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अ कॉम्बिनेशन ओरल कंट्रासेप्टिव इज यूज्ड। और अक्सर तौर पे क्या होता है, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स रहते हैं तो वो भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को कंटेन करती है, उसमें भी उसमें चेंज आता है, तो वो भी यूज हम करवा सकते हैं उनको। अदर ट्रीटमेंट हम क्या देंगे इसको, डायलेशन एंड क्यूरेटिव दे सकते हैं, डीएनसी जिसको कहते हैं, यानी कि फॉर डी एंड सी टिश्यूज, यूट्राइन लाइनिंग जो है उसको रिमूव किया जाए स्क्रैपिंग करके, ये प्रोसीजर जो है ब्लीडिंग को रिड्यूस कर सकता है। एंड इफ ब्लीडिंग कंटिन्यूस आफ्टर डी एंड सी, तो द प्रोसीजर जो होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यूट्रस की लाइनिंग को एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर देते हैं, और ये जो है अक्सर तौर पे हेल्प करती है आपको ये प्रोसेस के ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जो उसकी जो थिकनेस होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं। इफ द यूट्राइन लाइनिंग कंटेन्स एबनॉर्मल सेल, अगर यूट्राइन लाइनिंग में एबनॉर्मल सेल्स हैं, पर्टिकुलरली वुमेन्स में जो कि ज्यादा 35 से ज्यादा की हैं, जो कि प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती, तो उनकी हम क्या कर देते हैं, फिर हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, यानी कि यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। एमेनोरिया देखते हैं। मेनोरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, हैविंग नो मेंस, कोई मेंस्ट्रुअल पीरियड का नहीं आना, उसको हम कहते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया के हमारे पास फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस हैं, बिफोर प्यूबर्टी का ना आना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का नहीं आना, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं आना, और मेनोपॉज के दरमियान नहीं आना। ये नॉर्मली है कि इन दौरान एमेनोरिया हो जाता है। टाइप्स ऑफ एमेनोरिया अगर देखें, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एमेनोरिया। प्राइमरी जो होती है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड नेवर स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट ही नहीं होते प्यूबर्टी एज से, और सेकेंडरी होती है पीरियड स्टार्ट हो गए बट वो स्टॉप हो गए। कॉजेज ऑफ एमेनोरिया में सबसे पहले प्राइमरी देखते हैं, डिलेड मेनार्की, डिले हो जाना, यंग वुमेन जो है वो 14 ईयर से उसको बिगन डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर नहीं हुए, मेंस्ट्रुएशन उसकी स्टार्ट नहीं हुई है। कॉजेज ये होते हैं कि जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेनिटल डिसऑर्डर हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से उसको प्यूबर्टी एज से मेंस्ट्रुएशन होना नहीं होती। सेकेंडरी एमेनोरिया की बात करें तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस 3 साइकिल्स, यानी कि 3 दफा साइकिल हो गई है 6 मंथ्स के बाद, नॉर्मल मेनार्की होना। कॉजेज ऑफ इसके अंदर क्या होते हैं कि प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज, पॉलीसिस्टिक ओवरी, इमोशनल अपसेट, या एक्सेसिव एक्सरसाइज और मेडिकेशंस की वजह से भी ये हो सकता है। डिस्मेनोरिया में क्या होता है, पैनिक हम किस तरह करेंगे, हार्मोनल सप्लीमेंट्स देंगे, अटेंशन देंगे, प्रॉपर टाइमिंग उनको देंगे, रिकॉग्निशन एंड करेक्शन करेंगे, साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रोसीजर होता है कि मेल के स्पर्म्स को इसमें वुमेन के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है,
कैनुला विद पार्टनर सेमेन, उनको कैनुला किया जाएगा पार्टनर से सेमेन को लेके। इंसेमिनेशन कह सकते हैं कि जो डोनर है सेमेन उससे हम ले सकते हैं, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी किया जा सकता है कि फीमेल का ओवरी या यूट्रस को निकाल के और मेल के स्पर्म को दोनों को बाहर हम फर्टिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद उसको फर्टिलाइज एक को यूट्रस में भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे। एक्टोपिक का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है प्रेगनेंसी जो है यूट्राइन कैविटी के अलावा अगर कहीं पर भी होती है तो वो आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ऑल्सो नोन है, जिसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसीज भी कहते हैं। साइट ऑफ क्या होती है, जैसे कि इंटेस्टीन में डेवलप हो गई या फेलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला में वहां पे डेवलप हो गई प्रेगनेंसी। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, लाइट वजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेल्विक पेन होता है। फर्स्ट सिम्टम इसका ये होता है नोजिया वोमिटिंग पेन के साथ, शार्प एब्डोमिनल क्रैम्प्स का पड़ना, पेन होता है वन साइड ऑफ योर बॉडी पे, डिजीजनेस होना, वीकनेस, पेन इन योर शोल्डर नेक एंड रेक्टम, यानी कि वन साइड ऑफ द बॉडी और जो शोल्डर की तरफ पेन होता है, मतलब कि ये रेफर्ड पेन होता है। रप्चर भी हो सकता है, रप्चर होता है तो पेन को इंक्रीज हो सकता है, शोल्डर पेन रेफर्ड होगा और साइन ऑफ शॉक भी हो सकता है। इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे, कंजर्वेशन सर्जरी देंगे, यानी कि मिल्किंग, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम ट्यूब के जरिए इंक्लूडिंग इसके अंदर हम जो है यूट्रस की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। रिसेक्शन कर देंगे फेलोपियन ट्यूब की एंड टू एंड एनास्टोमोसिस और उसको कनेक्ट कर देंगे यूट्रस के साथ। सल्वेज द ट्यूब विद सेल्फिंजोस्टोमी, यानी कि एक फेलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे, ओपनिंग करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे ट्यूब की और ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। रिमूविंग कर देंगे ट्यूब की अलोन स्पेल्जिनेक्टोमी करेंगे, या रिमूविंग कर देंगे ट्यूब की ओवरीज के साथ, तो उसको हम कह देंगे सेल्फिंजो ऑफरेक्टोमी। अब बात करते हैं अबॉर्शन की। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, इंटरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एक्सपल्जन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बिफोर द फीटस इज विजिबल इज कॉल्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन करवाना यानी कि एक फीटस को विजिबल होने से पहले उसको एक्सपेल आउट करवा देना या उसको इंटरप्ट करवा देना। प्रेगनेंसी दैट एंड, वो प्रेगनेंसी जो कि 20 वीक्स पर है होती है, गेस्टेशन जो एम्ब्रियो जाइगोट होता है स्पॉन्टेनियसली, उसको इलेक्टिवली उसको हम अबॉर्शन कहते हैं, उसको अबॉर्ट करवा देना। फीटस को जनरली तौर पे कंसीडर किया जाता है कि वायबल एनी टाइम आफ्टर द 5 to 6 मंथ ऑफ द जनरेशन। 5 to 6 मंथ में जनरेशन के बाद उसको हम अबॉर्ट करवा देते हैं। अबॉर्शन जो है हमारे पास एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस में थ्रेटन भी होता है कि किसी थ्रेटन की वजह से कोई हादसा, या फिर इनएविटेबल भी होता है कि कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, ठीक है। थ्रेटन में हमारे पास क्या होता है, प्रेगनेंसी प्रोग्रेस में होती है, उसको किसी वजह से आपने अबॉर्ट करवा देना, ठीक है। उसके बाद है या कोई ट्रामा वगैरह हो गया तो वो हो गया, मिस्ड हो गया, मिसकैरेज वगैरह हो गया। इनएविटेबल में कम्प्लीटली अगर नहीं है, बेबी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से करवा देना। इनकम्प्लीट में ये कि अगर चांसेस हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता तो वो भी हम करवा सकते हैं। इंड्यूस अबॉर्शन में क्या होता है, एक तो थेराप्यूटिक होता है, क्रिमिनल होता है। थेराप्यूटिक जो मेडिकेशन के जरिए करवाना, एक तो वो हो जाता है कि एक स्ट्रेसफुल है कि अगर उनके घर वाले प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवाना चाहते ये, और क्रिमिनल में ये भी होता है कि जानबूझ के उसको अबॉर्ट करवा देना, जानबूझ के उसका मिसकैरेज करवाना, वो हमारे पास आ जाता है इंड्यूस क्रिमिनल अबॉर्शन। ये हमारे पास टाइप्स होती हैं अबॉर्शन की, स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी एंड है नेचुरल कॉजेस की वजह से अगर हो गया, इंड्यूस में थेराप्यूटिक या इलेक्टिव रेस्पॉन्स की वजह से टर्मिनेट करवाना प्रेगनेंसी को। थ्रेटन में होता है स्पॉटिंग या क्रैम्प्स पर जाना, सर्वाइकल चेंज हो रहा है, इनएविटेबल स्पॉटिंग और क्रैम्प्स होना, सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाना, एफकेस हो जाना। इनकम्प्लीट में लॉस ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स का लॉस हो जाना। कंसेप्शन, जैसे कि पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट रिटेन मोस्ट ऑफन प्लेसेंटा वहीं पर है, उसको अबॉर्ट करवा देना, जिसे डीएनसी वगैरह करवाते हैं। कंप्लीटली में ये होता है कि तमाम प्रोडक्ट को कंसेप्शन को निकाल लेना। इसमें ये होता है कि कंसेप्शन को जो है प्रोडक्ट को जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होती है उसको रहने देना यूट्र आफ्टर फीटल बर्थ के बाद। हैबिचुअल में ये होता है स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन करवा देना 3 और मोर सक्सेसिव प्रेगनेंसीज के बाद। असेसमेंट किस तरह करेंगे, स्पॉन्टेनियस वजाइनल ब्लीडिंग देखेंगे, लो यूट्राइन क्रैम्पिंग एंड कंट्रैक्शंस को देखेंगे, ब्लड क्लॉट चेक करेंगे टिश्यूज थ्रू वजाइना के थ्रू, हेमोरेजिया चेक करेंगे, शॉक कैन रिजल्ट इफ ब्लीडिंग एंड एक्सरसाइज, अगर ज्यादा ब्लीडिंग एक्सेसिव है तो वो भी चेकआउट करेंगे। इंटरवेंशन में क्या देंगे, बेड रेस्ट हम उसको देंगे, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, क्रैम्पिंग ब्लीडिंग चेकआउट करेंगे, पेरिनियल पेट्स को काउंट करेंगे ब्लड लॉस को एवेलुएट करने के लिए। उसके बाद उसको हम अगर ज्यादा होगा तो एक्सपेल आउट कर देंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड को मेंटेन करेंगे जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा। साइन ऑफ हेमोरेजिया और शॉक उसके मॉनिटर करेंगे, उसके साइन वगैरह तो नहीं है। प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को कि डायलेट एंड नेक्रोटेज, अगर कोई इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लिए अगर आप कोई प्रोसीजर वगैरह करने जा रहे हैं। आरएचओ डी इम्यूनोग्लोबुलिन आरएचओ गैम प्रिस्क्राइब करेंगे। नेगेटिव वुमेन अगर आरएच फैक्टर उसका नेगेटिव है तो ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन होती है वो हम देंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं हाइडेटिफिफॉर्म मोल। हाइडेटिफिफॉर्म मोल क्या है, एक मोल है, गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज है, जो कि जब ट्रोपोब्लास्ट सेल
जब पेरिफेरल सेल्स जो है वो अटैच होते हैं फर्टाइल्स ओवम से यूट्राइन वॉल में, तो वो एबनॉर्मली डेवलप हो जाते हैं। या हेरिडिटी फॉर्म वॉल, ये उसको मोलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। एक मास का ग्रोथ हो जाना, रेयर हो जाना, कहाँ पे, यूट्रस के इनसाइड पे, और बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाना, एक गेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज का भी नाम दिया जाता है। जो मोल होता है वो मैनिफेस्ट होता है कि वहाँ पे एंडोमेट्रियस ग्रेप लाइक क्लस्टर बन जाना, जो कि नॉन मैलिग्नेंट भी हो सकता है, और इसको ये डेवलप होता है कोरियोकार्सिनोमा, यानी कि कैंसर भी डेवलप इससे हो सकता है। हेरिडिटी फॉर्म मोल और मोलर प्रेगनेंसी क्या है, इसका रिजल्ट होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाना टिश्यूज की, या सपोज टू डेवलप प्लेसेंटा में टिश्यूज के डेवलप हो जाना। तो प्लेसेंटा क्या करता है, फीड्स द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा क्या करता है, फीटस को प्रेगनेंसी के दौरान उसको फीड वगैरह करवाते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो टिश्यूज डेवलप हो जाएंगे वो एबनॉर्मली ग्रोथ होगी, उसको हम मास भी कहते हैं। टाइप होती है हमारे पास पार्शियल मोलर पार्ट प्रेगनेंसी, ये एब्डोमिनल क्या होती है, एबनॉर्मल प्लेसेंटा होता है इसमें। सम फीटल डेवलपमेंट में प्लेसेंटा एबनॉर्मल हो जाता है क्योंकि मास की डेवलपमेंट की वजह से। और कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे प्लेसेंटा एबनॉर्मल होता है, लेकिन वहाँ पे फीटस कोई प्रेजेंट नहीं होता। असेसमेंट किस तरह करेंगे, फीटल का हार्ट रेट देखेंगे, नॉट डिटेक्टेबल आएगा, उसमें वजाइनल ब्लीडिंग देखेंगे जो कि 4th वीक में चेकआउट करनी होती है। अंटिल द सेकंड ट्राइमेस्टर के दरमियान मे बी ब्राइट रेड कलर और डार्क ब्राउन कलर, या मे बी स्लाइट है, प्रोफ्यूज है, इंटरमिटेंट है। सिम्टम्स देखेंगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के, जिससे ब्लड एलिवेट हो रहा है, प्रेशर एडिमा हो रहा है, प्रोटीन्यूरिया 20th वीक गेस्टेशन से पहले। फंडल हाइट देखेंगे ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशनल डेट, डेट के मुताबिक कि कब उसने कंसीव की थी तब से अब तक उसकी कितनी गेस्टेशनल डेट के हिसाब से फंडल हाइट और कितनी है, एक्सपेक्टेड कितनी है। एलिवेट करेंगे ह्यूमन क्रोनियो गोनेडोट्रोफिन लेवल को, उसके जो है इंक्रीज कर देंगे हार्मोन को। और कैरेक्टरिस्टिक जो कि स्नोस्टॉर्म पैटर्न है शो ऑन अल्ट्रासाउंड, जो हमें अल्ट्रासाउंड में नजर आएगा, उसको चेकआउट करेंगे। इंटरवेंशन में क्या देंगे, प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को कि उसकी यूट्राइन इवैक्यूएशन की जा रही है। इवैक्यूएशन से पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने लाज़मी है। मेटास्टेटिक डिजीज देखने के लिए इवैक्यूएशन करेंगे। मोल की तो वो डन किया जाता है वैक्यूम एस्पिरेशन के थ्रू। ऑक्सीटॉक्सिन एडमिनिस्टर किया जाएगा इवैक्यूएशन जब यूट्रस, ताकि उसकी वजह से यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मॉनिटर करेंगे पोस्ट प्रोसीजर को हेमरेज एंड इन्फेक्शन के लिए। टिश्यूज को जो है लेबोरेटरी में सेंड किया जाएगा इवैक्यूएशन के लिए। फॉलो अप किया जाएगा इंपॉर्टेंट टू डायरेक्ट चेंजेस सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी। ह्यूमन कोरोनर की गोनाडोट्रोफिन लेवल को मॉनिटर करेंगे हर 1 से 2 हफ्ते में, अंटिल जब तक प्रेगनेंसी लेवल जो है वो अटेंड नहीं हो जाती। और इन लेवल को हर 1 से 2 महीने के बाद या 1 साल में चेकआउट किया जाएगा। इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट को या उसके पार्टनर को कि बर्थ कंट्रोल मेजरमेंट या प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट से बचे अभी ड्यूरिंग द 1 ईयर फॉलोअप, जब तक उसका फॉलोअप चल रहा है तब तक। फिर हम आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर पे। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ये भी रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन है। प्यूबर्टी एज से इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्लासिफाइड किया जाता है इन्वेसिव में, जब ये पेनिट्रेट होता है तो टिश्यू सराउंडिंग मेमोरी डक्ट एंड ग्रोथ इरेगुलर पैटर्न में ग्रोथ हो जाना। मेटास्टेसिस जो है वो वाइल लिम्फ नोड्स के जरिए भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो डक्टल कार्सिनोमा होते हैं, जो कि ट्यूब यानी कि डक्ट से स्टार्ट होता है, जो मिल्क को मूव करता है ब्रेस्ट या निपल की तरफ। और मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास दूसरी टाइप है लोब्यूलर कार्सिनोमा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट का जो पार्ट होता है जिसको हम लोब्यूल्स कहते हैं, जहाँ से मिल्क की प्रोडक्शन होती है, वहां से ये स्टार्ट होना शुरू होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है नॉर्मल डक्ट का, एबनॉर्मल सेल्स की यहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। असेसमेंट किस तरह करेंगे, मास फेल्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। यूजुअली फेल्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट यानी कि निपल और एक्सलेंट तमाम में असेसमेंट करनी है। प्रेजेंस हो सकती है लीजन की, या मेमोग्राफी करवाएंगे। फिक्स इरेगुलर नॉन इनकैप्सुलेटेड मास आपको दिखेगा, टिपिकली पेनलेस होता है, एक्सेप्ट इन लेट स्टेजेस में क्या होता है, ये पेनलेस होता है। सिमेट्री चेक करेंगे, दोनों में अफेक्टेड ब्रेस्ट को जो है वो ज्यादा हायर होगी। ब्लडी और क्लियरली निपल डिस्चार्ज देखेंगे, निपल की रिट्रैक्शन और एलिवेशन देखेंगे, स्किन की डिम्पलिंग और रिट्रैक्शन देखना, अल्सर वगैरह देखना, स्किन एडिमा और ऑरेंज स्किन वगैरह चेक करना कि स्किन का कलर क्या है। एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी चेक करना, लिम्फ एडिमा अफेक्टेड आर्म, अगर वहां पे एक्सिला में कोई आर्म पे लिम्फ वगैरह है तो उसको चेकआउट करना। सिम्टम्स देखना, बोन और लंग्स की मेटास्टेटिस के वहां पे लार्ज है, इंक्रीज हुई है, या वही है हमारे पास। इसकी ग्रेडिंग और स्टेजिंग होती है। ग्रेड 1 में क्या होता है, सेल्स डिफर स्लाइटली होते हैं, नॉर्मल सेल्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि माइल्ड डिस्प्लेसिया होते हैं। ग्रेड 2 में क्या होता है, सेल्स जो है वो मोर एबनॉर्मल हो जाते हैं, मॉडरेट हो जाते हैं, मॉडरेट डिस्प्लेसिया कहते हैं। ग्रेड 3 में सेल्स वेरी एबनॉर्मल और पोorly डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, जिसको हम सीवियर प्लेजिया डिस्प्लेसिया कहते हैं। ग्रेड 4 में सेल्स आर मेच्योर एनाप्लेजिया हो जाते हैं कि कंप्लीटली तौर पे एबनॉर्मली उनकी मेच्योर इमेच्योर ग्रोथ होती है, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। और ये जो ओरिजिन होते हैं इसको हम डिफिकल्टी डिटरमाइन करते हैं। स्टेजिंग की बात करें तो स्टेज 0 में कार्सिनोमा इन सिटू होगा, और दूसरी बात यह है कि स्टेज 1 में ट्यूमर लिमिटेड भी हो सकता है, वहाँ ओरिजिन पे लोकलाइज ट्यूमर भी हो सकता है। स्टेज 2 में लिमिटेड लोकल स्प्रेड खेल भी सकता है। स्टेज 3 में क्या होगा कि एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल
रीजनल यानी कि अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी हो सकता है उसी के साथ। और स्टेज 4 में क्या होगा, डिस्टेंस मेटास्टेसिस, ये पूरे में फैल जाएगा, प्रोलिफरेट हो जाएगा। प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, परफॉर्मिंग बीएस यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है मंथली 7 to 10 डेज में मेंसेस के बाद। पोस्ट मेनोपॉजल क्लाइंट जो कि हिस्टेक्टोमी हो जाती है जिनकी, तो उनको ये स्पेसिफिक डे और मंथ बताया जाता है ताकि उनका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जा सके मंथ में उस दिन। नॉन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या देंगे, कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, हार्मोनल मैनिपुलेशन भी दे सकते हैं, मेडिकेशन के जरिए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, और जो अदर मेडिकेशंस होती हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर मेडिकेशन, ये तमाम मेडिकेशन भी हम उनको दे सकते हैं। सर्जिकल ब्रेस्ट प्रोसीजर में क्या होगा, लिम्फेक्टमी किया जाएगा यानी कि ट्यूमर को एक्सरसाइज एंड रिमूव कर देंगे, लिम्फ नोड को डाइसेक्शन कर देंगे, ये परफॉर्म भी किया जा सकता है। सिंपल मैस्टेक्टमी कर देंगे, ब्रेस्ट टिश्यू एंड निपल को रिमूव कर देंगे, लिम्फ नोड्स को यूजुअली लेफ्ट इंट्रैक्ट कर देंगे। मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू, निपल, लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है और मसल्स जो होते हैं लेफ्ट इंटेक्ट, उनको भी इंटेक्ट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं ओवेरियन सिस्ट क्या होता है। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो कि वुमेन्स ओवरी में डेवलप होता है, बहुत ज्यादा कॉमन होता है और यूजुअली आमतौर पर इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। ज्यादातर जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं नेचुरली वो डिसअपियर नेचुरली होते हैं, ये डिसअपियर होते हैं कुछ मंथ्स में विदाउट नीडिंग एनी ट्रीटमेंट, बगैर किसी ट्रीटमेंट के। इसके सिम्टम हमारे पास होते हैं पेल्विक पेन होना, दिस कैन रेंज फ्रॉम अ डल भी हो सकता है, हैवी सेंसेशन होना सडनली अचानक से, सीवियर शार्प पेन, पेन ड्यूरिंग सेक्स एंड डिफिकल्टी एम्प्टिंग योर बाउल्स को एम्प्टी करते हुए पेन होना, फ्रीक्वेंटली नीड होती है यूरिनेट की, हैवी पीरियड्स का आना, रेगुलर पीरियड्स का आना, लाइटर पीरियड्स का नॉर्मल से ज्यादा लाइट होना, ब्लॉटिंग एंड स्वेलिंग टमी होना, फीलिंग वेरी फुल ऑफ, क्योंकि ओनली ईटिंग अ लिटिल, कुछ खाते ही फौरन से फुलनेस फील होना, डिफिकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट ऑल्दो फर्टिलिटी इज इफेक्टेड मोस्ट वुमेन विद ओवेरियन सिस्ट एंड फर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं होती है और इसमें प्रेशर ज्यादा आपके यूट्रस पे पड़ रहा होता है। टाइप्स होती है हमारे पास ओवेरियन सिस्ट के, दो मेन टाइप्स होती हैं, फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है, पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट होती है। फंक्शनल में ये होती है सिस्ट जब डेवलप होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक पार्ट होती है, यूजुअली ये हार्मलेस होती है, शॉर्ट लाइफ होती है और ये मोस्ट कॉमन टाइप है। पैथोलॉजिकल में होती है सिस्ट जो होती है वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है वहां पे और ये मच लेस कॉमन होती है वुमेन्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसको हम मायोमास भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, इसको मायोमास भी कहते हैं, फाइब्रोमायोमा भी कहते हैं, फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं, यूट्राइन लायोमास भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है वुमेन में, ये यूजुअली यूट्राइन कॉर्पस में डेवलप होता है और ऑल्दो उसी के साथ साथ ये अपेयर होता है आपके सर्विक्स में, जो राउंड और ब्रॉड लिगामेंट्स के साथ अटैचमेंट होती है वहां पे भी डेवलप हो जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो लियोमायोमास क्लासिफाइड होती है, तीन तरीके होते हैं इसके लोकेशन के दरमियान, इंट्राम्यूरल यानी कि यूट्राइन वॉल में, सब म्यूकोसल प्रोड्यूसिंग क्या होती है एंडोमेट्रियल कैविटी में, सब सिरोसल यानी कि ये सिरोसल सरफेस होती है यूट्रस की वहां पे होता है। इन थ्री केसेस में क्या होता है, यूट्राइन कैविटी जो होती है वो लार्ज हो जाती है, एंडोमेट्रियल सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से यूट्राइन ब्लीडिंग भी इससे हो सकती है। फाइब्रॉइड्स अराइज होते हैं आपके मसल टिश्यू से, यूट्रस के जो मसल टिश्यूज होते हैं वहां से, ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी होते हैं यानी कि एक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जो उसकी लाइनिंग होती है मसल्स वॉल की आउटसाइड द सरफेस ऑफ द यूट्रस वहां, और ये स्टार्ट का होता है 25 से 40 ईयर्स की एज से स्टार्ट होता है और ये लार्ज भी हो सकता है। कॉमन रीजन इसका ये है कि इसको हम हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। सिम्टम्स में आपको क्या मिलेंगे, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का होना, मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना 1 वीक में ज्यादा, पेल्विक प्रेशर होना और पेन होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डिफिकल्टी एप्टिंग द ब्लैडर, कॉन्स्टिपेशन, बैक एक एंड लेग पेन भी इसमें होगा। ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर क्या करेंगे, मायोमेक्टमी कर देंगे यानी कि आल्सो इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रोडेक्टमी भी कहते हैं, सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं यूट्राइन लेयोमायोमास की। मायोलाइसिस में क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, उसको लेजर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फाइब्रॉइड्स को श्रिंक कर देते हैं। सिमिलर प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं क्रायोमायोलाइसिस, फ्रीज द फिब्रॉइड्स। उसके बाद हिस्टेक्टमी कर देते हैं या क्रायो सर्जरी कर देते हैं जिसको क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। इसमें कोल्ड प्रोसीजर को एक्सट्रीमली यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन और आर्गोन गैस को, ताकि नॉर्मल एबनॉर्मल टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर हम देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीओएस। ये सिंड्रोम क्या है कि इसका जो नाम है वो मेनी फ्लूइड्स फिल्ड सेक्स लाइक होता है, सिस्ट वगैरह भी होती है इसमें, या कॉमनली आपके ओवरीज में डेवलप होता है, उसको इनलार्ज कर देता है। क्रॉनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड उसके बाद ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म, अल्टर्ड गोनाडोट्रोपिन में अल्टरेशन आती है, इससे उसके फंक्शन में भी चेंजेस आती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में क्या होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है, एलएच एंड एफएसएच, एलएचएच बढ़ता है और एफएसएच पे इफेक्ट रहता है, वो भी कम हो जाता है। नो एग रिलीज ऑफ फ्रॉम ओवरी, ओवरी से कोई एग रिलीज नहीं होता, स्मॉल सीज डेवलप हो जाती है ओवरीज में जिसकी वजह से एग रिलीज वहां पे नहीं होता, फेलियर होता है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? कुछ वुमेन्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से उनके जो बॉडी सेल होते हैं वो रेजिस्ट होते हैं कि उस पे इंसुलिन पे इफेक्ट पड़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देती है सम टाइम प्री डायबिटीज जिसको हम कहते हैं। इंसुलिन जो है वो शुगर में हेल्प करवाती है, ग्लूकोज को पास करवाती है आपके सेल्स में जो कि एनर्जी के लिए यूज हो सकते हैं। और जब ये सेल को रेजिस्ट करती है तो इसका इफेक्ट आपके शुगर पे पड़ता है जो कि ब्लड में अक्यूमुलेट हो जाती है। पैनक्रियाज जो है ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, ट्राई करती है कि लो शुगर लेवल हो आपके ब्लड के अंदर। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है तो वो बिकम मॉडरेट होती है और सीवियर भी हो सकती है अगर डायबिटीज वहाँ पेशेंट को डायग्नोज किया गया है तो। हाइपर एंड्रोजेनिज्म क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जिसको कैरेक्टराइज किया गया है कि स्लाइटली इसमें ओबेसिटी हो जाती है, इरेगुलर होती है, इसमें कोई मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते और ये हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजेंस की वजह से होता है। इसमें ये होता है कि डिस्ट्रप्शन हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, टेंडेंसी होती है कि हाई लेवल मेल हार्मोन्स का ज्यादा हो जाना एंड्रोजेंस का, तो इसीलिए ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो सकता है। इसमें अल्टरेशन आ सकती है गोनेडोट्रोफिन फंक्शनिंग में। टिपिकली जो वुमेन जो ओबीज जो कि ज्यादा वेट होता है उनका, तो उसमें मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक भी या एक्ने डेवलप हो सकता है। वॉइस डिपेंड करती है, द वॉइस डिपेंड्स, ब्रेस्ट साइज डिक्रीज हो जाना या बॉडी हेयर्स का एक्सेसिव ज्यादा अपीयरेंस हो जाना, ये इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं उनमें। साइलेंट सिम्टम इसके क्या होता है? एक्नी, ठीक है, थकावट फील रहना, डेवलप डिपेंडेंट वॉइस, डीप एंड वॉइस, गहरी और दबी हुई आवाज, ब्रेस्ट साइज कम हो जाना, इंक्रीज मसल साइज बढ़ जाना, हेयर और चेस्ट और फेस पे हायरटिज्म हो जाना, बॉडी पे बाल की ग्रोथ हो जाना, स्लाइटली ओबीस मोर बट सम आर थिन, स्लाइटली ओबीस होती है लेकिन कुछ थिन होते हैं। डायग्नोसिस में क्या हो सकती है? डॉक्टर्स इवैल्यूएशन, मेजरमेंट ऑफ हार्मोन लेवल एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? एक्सरसाइज, डाइटरी चेंजेस एंड वेट लॉस ड्रग जैसे कि मेटफॉर्मिन, बर्थ कंट्रोल पिल्स और स्पोरोनोलेक्टोन। ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक्सिस बॉडी हेयर एंड एक्ने की, या सर्जरी करेंगे, ऑफरेक्टोमी कर देंगे यानी कि रिमूवल ऑफ द ओवरीज। सर्वाइकल कैंसर की बात करें, थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्राइन एंड ओवरियन कैंसर के बाद हो सकता है। और ये सर्वाइकल कैंसर जो है वो प्री इन्वेसिव और इन्वेसिव भी होता है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी चेकआउट करें तो प्री इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है? इसकी जो रेंज होती है मिनिमल सर्वाइकल की वो डिस्प्लेसिया हो जाती है, लोअर थर्ड पार्ट जो होता है एपिथेलियम का वो कंटेन करता है कि वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स हो जाते हैं, कार्सिनोमा सिटू एंड जो कि फुल थिकनेस करवाता है एपिथेलियम की। इन्वेसिव कैंसर में क्या होता है? कैंसर सेल पेनिट्रेट्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में और ये स्प्रेड होते हैं डायरेक्टली कहाँ पे? पेल्विक स्ट्रक्चर्स में, डिस्टेंट साइट पर लिम्फ सिस्टम के जरिए। कॉजेज इसके क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन इसके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो सकता है। अदर रिस्क फैक्टर इसमें क्लेमाइडिया इन्फेक्शन हो गया, इम्यूनोसप्रेशन, प्योर डाइट एंड ओबेसिटी, अर्ली प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसीज, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं एंडोमेट्रियल यूट्राइन कैंसर पे। एंडोमेट्रियल कैंसर को जो है स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होती है, एंडोमेट्रियल म्यूकोसा में स्टार्ट होता है, यूट्रस का एसोसिएट होता है कि मेनोपॉजल एयर्स यानी कि जब मेनोपॉज हो जाता है 40 की एज में उसके बाद स्टार्ट होता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना एंड नलीपैरिटी और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, इंक्रीज एज का बढ़ जाना, लेट मोनोपॉज का स्टॉप होना, फैमिली हिस्ट्री, यूट्राइन कैंसर या हेरिडिटी, नॉन पोलियो पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। असेसमेंट इसका क्या है? एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होना, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, वजाइनल डिस्चार्ज होना, लो बैक पेन, पेल्विक एब्डोमिनल पेन, पेन अकर्स और लेट डिजीज प्रोसेस में, इनलार्ज यूट्रस की इनलार्जमेंट, एडवांस स्टेजेस में ये भी हो सकता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? सर्जिकल थेरेपी, हिस्टेक्टोमी कर देंगे। फर्स्ट चॉइस जो ट्रीटमेंट होती है बायलेटरली सल्पिंजो ओफरेक्टोमी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ब्रैकीथेरेपी देना, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देना मेडिकेशन के साथ जिसको हम प्रेस्क्राइब करते हैं, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर भी कहते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर ग्रोथ ये क्या है? रैपिडली फैलता है, स्प्रेडली फास्टली, और ये ऑफन बायलेटरल दोनों ओवरीज में होता है। 90% जो ओवेरियन कैंसर होते हैं वो एपिथेलियल कार्सिनोमा के होते हैं, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें एपिथेलियल सरफेस से। असेसमेंट किस तरह करेंगे? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग चेकआउट करेंगे, गेस्टेशनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस देखेंगे, डिस्फंक्शनल देखेंगे, वजाइनल ब्लीडिंग की, एब्डोमिनल मास, एलिवेट ट्यूमर मार्कर, ये CA-125 ये इसका जो है वो एक डायग्नोज होती है, असेसमेंट करते हैं, उससे चेकआउट किया जाता है। इंटरवेंशन क्या देंगे? एक्सटर्नल रेडिएशन देंगे, मे बी यूज इफ द ट्यूमर एज इन्वेडेड अदर ऑर्गन, अगर और दूसरे ऑर्गन पे भी ये ट्यूमर फैल रहा है। इंटरपेरिटोनियल रेडियोस्टॉप्स देंगे, इंस्टिल फॉर स्टेज 1 डिजीज पे कीमोथेरेपी दे सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, और मोस्ट स्टेजेस जो होती है ओवेरियन कैंसर की इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी देंगे, इंस्टॉलेशन अगर केमोथेरेपी के एब्डोमिनल कैविटी तक है तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कर देंगे, इनके पूरे यूट्रस को निकाल देंगे और इसके साथ बायलेटरली सल्फिजनो एंड ओफ्रेक्टमी, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस सबको रिमूव कर देना ट्यूमर के साथ, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो ये थी आज की हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर की। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया तो उसको क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।